हेलो एवरीवन। आज हम लोग डाइकोट रूट एंड मोनोकोट रूट में सिंपल जो चीज़ें हैं वो और उनमें जो मेन डिफरेंस है उसको देखेंगे। इस वीडियो में सिर्फ़ और सिर्फ उनके सेल्स के ऊपर बात करी जाएगी कि जिससे आपको डाइकोट रूट और मोनोकोट रूट कम्प्लीटली समझ आ जाएगी। मीन्स जनरली हम यहाँ पे टर्मोलॉजी की बात करेंगे, कौन कौन सी टर्म्स क्या हैं, वो उनका मीनिंग क्या है, कौन से टाइप के सेल्स होंगे, सो दैट आपको डायग्राम ड्रॉ करने में भी प्रॉब्लम ना आए और उसको समझने में भी। जो चीज़ें मेन है वो सारी की सारी इसमें कवर अप करेंगे। तो सबसे पहले ये हमारी डाइकोट रूट बनाई है। अब इसमें अगर आप ये देखो कि ये डाइकोट रूट कैसे है ना, मैंने तो बोल दिया कि ये डाइकोट रूट है, नीचे भी लिख दिया, बट आपको कैसे पता चला ये डाइकोट रूट है? तो सिंपली मैं चीज़ आपको पहले यही डिफरेंस ही बताती हूँ कि डाइकोट और मोनोकोट रूट में होता क्या है। मेनली जो आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा ना, उसमें आपके पास एक तो आप देखोगे जो मोनोकोट है और डाइकोट में क्या है कि आपको सबसे पहला जो पित्त वाला काम आप देख सकते हो कि आपको डाइकोट में जो पित्त है वो बहुत स्मॉल मिलेगी। स्मॉल भी हो सकती है, चाहे वो एब्सेंट भी हो सकती है, कोई भी कंडीशन हो सकती है। बट हाँ, मोनोकोट का एक है कि उसमें पित्त बहुत बड़ी होती है। उसका मतलब पित्त क्या है, सेंटर। ये देखो, ये वाली चीज़ जो सेंटर में है, जो यहाँ पे तो निग्लिजिबल है ना, बट यहाँ पे जब बहुत ज़्यादा होगी तो उसको आप मोनोकोट में बात करोगे कि वो मोनोकोट है। आप इससे देख सकते हो। एंड दूसरी चीज़ आप ये कंडीशंस देख सकते हो, मतलब जैसे यहाँ पे क्या है, ये फ्लोएम है, ये जाइलम है, ये फ्लोएम है और ये फिर जाइलम फ्लोएम। अब यहाँ पे अगर आपको कंडीशन, अगर आपने पिछली वीडियो में हमने बात करी थी कि डाईआर्क, ट्राईआर्क, टेट्रार्क, वो वाली सारी बात करी थी, वही है। अब यहाँ पे देखो तीन जाइलम फ्लोएम, एक ये जाइलम फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम दो, फिर एक बंडल, मतलब ओवरऑल आप कह सकते हो ये ट्राईआर्क कंडीशन है, ठीक है। और इसी ट्राईआर्क कंडीशन के कारण ये डाइकोट में क्या होता है कि आप ये वाली जो कंडीशन है ना, उसको हेक्सार्क कंडीशन तक की पहुंचा सकते हो। मतलब आप एक जाइलम, एक फ्लोएम, एक जाइलम, एक फ्लोएम, ऐसे कर कर ओवरऑल 6 बना सकते हो। मतलब आपने फ्लोएम और जाइलम को एक काउंट करना है, उसी के जैसे एक पेयर को आप 6 पेयर बना सकते हो। ओवरऑल पेयरिंग में फ्लोएम और जाइलम होगा, उसको आप एक पेयर काउंट करोगे और ओवरऑल आप 6 बना सकते हो। मैं आपको बताती हूँ कैसे बोल रही हूँ। ये देखो, जैसे आपने बनानी है 6, आप क्या करोगे, ये आपका एक फ्लोएम है, फिर आप यहाँ पे एक जाइलम बना दोगे, ठीक है। ये मैंने जस्ट वैसे रिप्रेजेंटेशन की है कि ऐसे, फिर एक फ्लोएम, फिर एक जाइलम बना देना, फिर एक फ्लोएम, फिर एक जाइलम, फिर एक फ्लोएम, फिर एक जाइलम, फिर फ्लोएम और फिर जाइलम। ओवरऑल देखो 1 2 3 4 5 और एक यहाँ पे और एक पेयर बना लेना, जिसमें आपके पास फिर से जाइलम फ्लोएम का बंडल आ जाएगा। मतलब ओवरऑल 6 होने चाहिए, 6 होंगे, 6 तक पहुँच सकती है। डाईआर्क कंडीशन से जो हेक्सार्क कंडीशन तक पहुँच सकता है। मतलब मिनिमम टू मिनिमम आप यहाँ पे दो जो वेस्कुलर जो बंडल है उसमें डाईआर्क कंडीशन भी हो सकती है। मतलब जैसे ऐसी कंडीशन, एक फ्लोएम, ये आपका फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम जाइलम। मैं ये रेडियल अरेंजमेंट में बना रही हूँ क्योंकि डाइकोट रूट में मैंने जैसे पहले आपको बताया कि रेडियल अरेंजमेंट होता है। तो ये देखो, ये दो कंडीशन, मतलब दो है, एक जाइलम एक फ्लोएम, एक फ्लोएम, है ना, ये वाली चीज़। तो डाईआर्क कंडीशन से आप हेक्सार्क कंडीशन तक बना सकते हो। ये सिर्फ और सिर्फ मोनोकोट की डाइकोट की कंडीशन है कि आप 6 से एक्सीड नहीं कर सकते हो, यहाँ तक के रहोगे। मिनिमम टू मिनिमम 2 और मैक्सिमम 6 तक हो सकता है। बट मोनोकोट में ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, आप पॉलीआर्क तक कंडीशन ले जा सकते हो। मतलब आप जितने मर्जी यहाँ पे बना सकते हो। मतलब कि मोनोकोट रूट में आपको ये वाला अरेंजमेंट में जो जाइलम फ्लोएम का अरेंजमेंट है, ये पॉलीआर्क तक जा सकता है। यही एक जो मेन है कंडीशन है। अगर जब आपने डायग्राम बनानी है
तो ये अगर मान लो कि आपके पास स्पेस कम है और डाई आर्क कंडीशन बन रही है, ट्राई आर्क नहीं बन रही, और आपकी बुक में ट्राई आर्क और टेट्रा आर्क बनया हो, तो आपने ये नहीं सोचना कि मेरा गलत होएगा। ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि 2 से 6 तक बन सकते हैं, तो मैं इनमें से जो भी मेरे को अच्छा लगता है मैं बना सकता हूँ, उतना पेयर बना सकता हूँ। ठीक है, वो चीज़ आपने लेकर चलनी है। और उसके बाद जो आप देखोगे कि मोनोकोट रूट में कभी भी जो सेकेंडरी ग्रोथ पॉसिबल नहीं होती, डाइकोट में सेकेंडरी ग्रोथ पॉसिबल होती है। ये चीज़, ये 3 पॉइंट्स हैं जिनसे आप मोनोकोट और डाइकोट में डिफरेंस कर सकते हो। पहला तो पिथ देखो, वो बड़ी है कि छोटी है। बड़ी हुई तो सीधा बोल दो मोनोकोट है, अगर छोटी है तो डाइकोट बोल दो। दूसरी कंडीशन क्या है, अगर इससे भी नहीं पता चला तो फिर कंडीशन देखो कि ये पोलियाक है, डाइयाक है, ट्राइयाक, कौन सी कंडीशन है। तो अगर तो पोलियाक तक चला गया तो आप एस्टिमेट लगा सकते हो कि हम मोनोकोट है। अगर ये हेक्साक कंडीशन तक है तो पहले आपको डाइकोट ही पता चलेगा। और सेकेंडरी ग्रोथ सिर्फ और सिर्फ डाइकोट में होती है और किसी में नहीं होती। सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है कि कुछ जो परमानेंट सेल्स है ना, वो परमानेंट सेल्स डिवीजन करते हैं और उस डिवीजन से क्या करते हैं, एक न्यू लेयर की फॉर्मेशन कर देते हैं। जैसे अगर मैं कोर्टेक्स की बात करूँ तो कोर्टेक्स में क्या होता है, जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है ना, कोर्टेक्स के सेल्स में इतनी कैपेसिटी है कि ये सेकेंडरी ग्रोथ कर सके। तो क्या होता है कि यहाँ पे जब डिवीजन होती है ना, तो एक आप बोल सकते हो कोक कैम्बियम जो बन जाता है। अभी इतना आपको बस ये ध्यान में रखना है कि कोर्टेक्स के सेल भी डिवीजन कर पाते हैं और वेस्कुलर बंडल के सेल्स भी डिवीजन करेंगे। नेक्स्ट जो हम टॉपिक करेंगे उसमें ये सारा कुछ है। तो अभी के लिए हम सिर्फ डाइकोट पे ध्यान देते हैं। तो अब देखिए, सबसे बाहर से हम अंदर आएंगे कैसे कैसे है। तो आप सबसे बाहर देखोगे कि जो आपकी एपिडर्मिस है, इसको आप एपिडर्मिस भी बोलते हो, सबसे बाहर वाली एपिडर्मिस भी बोल सकते हो, इसको आप एपिब्लिमा भी बोल सकते हो और पिलीफेरस भी बोल सकते हो। पिलीफेरस इसलिए बिकॉज यहाँ पे रूट हेयर्स प्रेजेंट है। अगर ना होते तो आप इसको जो फेरस है नहीं बोल सकते थे, बट रूट हेयर्स प्रेजेंट है तो इसी वजह से इसका नाम पिलीफेरस बैक है। इसको आप रूट हेयर्स को ट्राइकोब्लास्ट भी बोलते हो। ये जो टर्म्स मैं बता रही हूँ ये भी बोल सकते हो, ये भी बोल सकते हो, ये आपको याद होनी चाहिए क्योंकि कभी कभी क्या होता है, बुक पे एक टर्म से रिप्रेजेंटेशन होती है और अगर आप सेकंड स्ट्रक्चर में जाते हो तो वो सेकंड टर्मोलॉजी एक टर्म अलग यूज़ कर लेते, तो आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हो। तो वो नहीं होना, हमें सिर्फ पता होना चाहिए कि कौन सी, इनके अलावा कोई और नेम नहीं आएगा। एपिडर्मिस जो आप जब टीएस लोगे, इन टर्म्स के अलावा आपको एपिडर्मिस को और कुछ नहीं बोला जाएगा, या तो एपिब्लिमा बोला जाएगा या एपिडर्मिस, जहाँ पे पिलीफेरस। और ये आपके रूट है जिसको आप ट्राइकोब्लास्ट भी बोलते हो। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो डाइकोट रूट है ना, रूट पे एक अच्छा और भी करेक्ट है कि यहाँ पे बाहर, सबसे बाहर आपको क्यूटिकल भी मिलती है। क्यूटिकल क्या है कि एपिडर्मिस की सिक्रीशन से बनी है। ये कोई ऐसे नहीं है कि सेलुलर लेयर होएगी, ये बिल्कुल सेलुलर लेयर नहीं। इसको ये नहीं मान लेना कि ये एपिडर्मिस के बाहर एक सेलुलर लेयर है तो इसको हम एपिडर्मिस, मतलब एपिड तो हम इसीलिए यूज़ कर रहे हैं ना क्योंकि सबसे बाहर है, तो हम अगर यहाँ पे बाहर क्यूटिकल है तो हम इसको एपिडर्मिस क्यों बोल रहे हैं। एपिडर्मिस है सबसे बाहर सेलुलर लेयर है, बट क्यूटिकल सेलुलर लेयर नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ इसकी सिक्रीशन है। इसने क्या किया, कुछ एपिडर्मिस के सेल्स ने कुछ सिक्रीशंस की, जिससे क्या हुआ, वो डिपॉजिट हो गया अपने सरफेस पे और उनसे क्यूटिकल बना। क्यूटिकल का कुछ ज़्यादा फंक्शन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये क्या करती है, जहाँ तो लॉस को, वाटर के लॉस को प्रिवेंट करेगी, प्रोटेक्शन, ये सिंपल वर्क करती है, कुछ और नहीं। ठीक है, तो उसके अंदर एपिडर्मिस के बाद आपको कॉर्टेक्स मिलेगा। कॉर्टेक्स के अंदर आ जाते हैं आपके एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के अंदर हमारे पास होता है पेरिसाइकल। फिर हमारे पास ये आपको फ्लोएम बताया सबसे पहले, ये फ्लोएम है। फ्लोएम में क्या होता है, ये देखो, हम यहाँ पे फ्लोएम में हमारे पास कंडीशन क्या है, प्रोटोफ्लोएम और मेटाफ्लोएम। जैसे आप प्रोटोजैलम, मेटाजैलम, ये 2 टर्म्स जितने हैं जो हम लोग जनरली सुनते हैं। ये प्रोटोफ्लोएम और मेटाफ्लोएम ना, ये थोड़ी सी मतलब कम सुनी जाती हैं, बट ये ध्यान में रखियो कि प्रोटोफ्लोएम में क्या है,
कि प्रोटोफ्लोएम हमेशा पेरिफेरी में, मतलब जो अभी इतना मैच्योर नहीं ना, वो पेरिफेरी पे प्रेजेंट होएगा, ठीक है। पी से पेरिफेरी और पी से प्रोटोफ्लोएम, ये याद रख लेना। और मेटाफ्लोएम क्या होते हैं, ये अंदर सेल्स प्रेजेंट होंगे अंदरली साइड पे। उसके बाद आपके पास जाइलम, जाइलम वाले देखोगे तो जाइलम का क्या है, जाइलम जो है वो बाहरली साइड पे, मतलब छोटे छोटे सेल्स बाहर और बड़े सेल्स अंदर। फ्लोएम में भी क्या है, छोटे सेल्स बाहर बड़े सेल्स अंदर। तो तभी इसी कंडीशन को, जहाँ पे क्या होता है, छोटे सेल्स अंदरली साइड पे होते हैं और बड़े सेल्स छोटे सेल्स बाहरली साइड पे होते हैं और बड़े सेल्स अंदर होते हैं, इस कंडीशन को हम बोलते हैं एक्सार कंडीशन। क्या है कि हमारे पास प्रोटोफ्लोएम जहाँ प्रोटोजाइलम बाहरली साइड पे है और मेटा अंदरली साइड पे है, तो आप उसको एक्सार कंडीशन बोलोगे। और एक्सार कंडीशन रूट का एक करेक्टरिस्टिक फीचर है कि आपको रूट के अलावा कहीं और एक्सार कंडीशन नहीं मिलेगी। इसीलिए ये वाली कंडीशन हमें कंफ्यूज नहीं करती, बिकॉज एक ही जगह पे मिलती है। तो अब देखो, हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमने ये सेल्स बनाए हैं ना, जब आपने ये स्ट्रक्चर बनानी है तो इस स्ट्रक्चर को नहीं हमने बनाना, हमें क्या है ये चीज़ पता है, हमने इसी वजह से इससे ये ड्राइव कर लेनी खुद ही। आपको ये लर्न हो ना हो कोई टेंशन नहीं है, बट इनके कौन से तरीके के सेल्स है वो याद होने चाहिए। उससे आपको मैं 100% श्योरिटी से बोल सकती हूँ आप डायग्राम बना सकते हो, अगर आपको ये चीज़ें पता है, करेक्टर्स पता है। सबसे पहले देखो रूट एयर्स, तो सिंपली आपने क्या करना है, रूट एयर्स क्या है, ऐसे लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होती है। सिंपल चीज़ है कि रूट एयर्स कैसे हैं, बाहर को ऐसे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होती है जो कि से बाहर आई हुई होती हैं, एपिडर्मिस से बाहर को बनी हुई होती हैं, ठीक है। और क्यूटिकल को अगर आपने एक्सप्लेन करना है तो क्यूटिकल आप सिंपल बोलोगे कि एपिडर्मिस के सेल्स क्या करते हैं, कुछ सिक्रीशंस करते हैं, वो सिक्रीशंस क्या होती है, सरफेस पे डिपॉजिट हो जाती है, डिपॉजिट के कारण हमारे पास क्यूटिकल बन जाता है। ये चीज़ हो गई। अब मेनली आपने सेलुलर लेयर तो यहाँ से स्टार्ट हुई ना, एपिडर्मिस से। अब ये जो आपकी सबसे आउटर मोस्ट एपिडर्मिस है, ये जो है किन सेल से बनी है, कैसे बनी है, वो आपने देखना है। अभी देखो सबसे पहले क्या है कि ये ड्राइव हुई है डर्मेटोजन से। डर्मेटोजन, अगर आपने पिछली वीडियो देखी हो तो आपको वहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि देखो क्या होता है, सबसे जब आप लेटर रूट कर रहे थे तो हमने वहाँ पे 3 टर्म्स पढ़ी थी। सबसे बाहर वाली, फिर उसके अंदर, फिर उसके अंदर एक और लेयर थी। जो सबसे बाहर वाली थी उसको हम बोलते थे डर्मेटोजन। ये जो मिडल वाली थी इसको हम बोलते हैं पेरिब्लिम। और ये जो आपकी आ जाती है सबसे अंदर, इसको प्लूरोब्लिम, ये लेयर बोलते हैं। मतलब 3 लेयर्स है आपके पास, डर्मेटोजन, पेरिब्लिम और अंदर वाली आ जाती है प्लूरोब्लिम, ठीक है। ये 3 लेयर्स होती है। और जो डर्मेटोजन जो आउटर वाली होती है उससे आपके पास एपिडर्मिस जो है बनी होती है, क्योंकि डर्मेटोजन, डर्मा जो लेयर यूज़ करते हैं हम बाहर के लिए, मतलब लेयर है। डर्मेटोजन मतलब सबसे आउटर मोस्ट जो ये सेल्स ही, मतलब ये लेयर ही हम रूट के ऐप में, क्योंकि हमने देखो लिखा क्या है कि डर्मेटोजन्स, जहाँ फिर प्रोटोडर्म रूट एपिकल मेरिस्टम का, मैंने आपको पहले बताया था कि ये रूट का, आपने रूट की जब स्टडी किया उसमें आपने ये चीज़ पढ़ी है। तो डर्मेटोजन क्या है, सबसे बाहरी लेयर, तो उसी से रूट एपिकल मेरिस्टम की सबसे बाहरी लेयर से बना है और उस बाहरी लेयर को डर्मेटोजन बोलते हैं। उससे आपके पास एपिडर्मिस बना है। सेकेंडली क्या चीज़ है कि जो आपके एपिडर्मिस है इसके जो सेल्स हैं ये पेरेन्काइमा सेल्स है, पेरेन्काइमा से बने हुए हैं। इसी वजह से आप पेरेन्काइमा सेल्स हैं तो आपको ये पता होगा कि उसके करेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होते हैं। पेरेन्काइमा के करेक्टरिस्टिक फीचर्स ये होते हैं कि वो हमेशा थिन वॉल होते हैं। पेरेन्काइमा सेल्स थिन वॉल होते हैं और ये आइसोडायमेट्रिक होते हैं। मतलब जब आप पेरेन्काइमा सेल्स को देखोगे उनका सभी का डायामीटर, जिस भी डायरेक्शन को देखोगे, जैसे मान लो इसमें आप ओवल शेप बोल सकते हो, इधर को भी डायरेक्शन, इधर को भी, इधर को, सभी रेडियस एक ही रहेगा। तो इसी वजह से क्या है, ये पेरेन्काइमा सेल्स का एक फीचर आ जाता है। उसके बाद आपके यहाँ पे क्या है कि ये इलोंगेटेड सेल्स है। आप देखो ये ऐसे सेल्स बनाए हुए हैं,
तो आप ये सेल्स को ध्यान में रख कर स्ट्रक्चर बनाओगे, ये चीज़ ध्यान में रखियो। ठीक है, सबसे इसका इलोंगेटेड है, रूट एयर्स प्रेजेंट है, दिस रहे हैं, इंट्रासेलुलर स्पेस नहीं प्रेजेंट। अब आपके माइंड में ये आएगा कि पेरेन्काइमेटस सेल्स के पास ही एक ऐसा फीचर है, मतलब एक ऐसा करेक्टर है कि उनमें ही इंट्रासेलुलर स्पेस प्रेजेंट होती है, और मैंने यहाँ पे बोल दिया कि इंट्रासेलुलर स्पेस नहीं है। देखो यहाँ पे ये पेरेन्काइमेटस सेल्स हैं, बट ये इलोंगेटेड होने की वजह से ये क्या है, इनमें कोई आपको स्पेस नहीं मिलेगी, बट ये भी पेरेन्काइमेटस सेल से बनी है, बट यहाँ पे स्पेस है। मैंने जो पेरेन्काइमेटस सेल्स है उसका फीचर को ख़त्म नहीं किया, गायब नहीं कर दिया, वो फीचर रहेगा। हाँ, पेरेन्काइमेटस सेल्स में इंट्रासेलुलर स्पेस प्रेजेंट होती है, बट ये इलोंगेटेड स्ट्रक्चर्स होने के कारण देखो, अब आप जब ऐसे कोई चीज़ इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है उसको जोड़ते जाओगे तो आपके पास कोई भी स्पेस नहीं बचेगी, इसी वजह से यहाँ पे कोई भी इंट्रासेलुलर स्पेस नहीं बचेगी। बट ये वाले सेल्स में आपको डेफिनेटली पेरेन्काइमेटस का एक फीचर जो है इंट्रासेलुलर स्पेस वो देखने को मिलेगी। अब देखो कॉर्टेक्स में मैंने आपको बताया है कि कॉर्टेक्स जो है अब अंदरली लेयर, जिसको आप पेरिब्लिमा बोलते हो, पेरिब्लिमा से जो है ये बनेगी, ये वाली लेयर जो है आपकी कॉर्टेक्स पेरिब्लिमा से, ये आपने ध्यान में रखना है। ये आपके डर्मेटोजन से बन रही थी, ये आपकी पेरिब्लिमा से बनेगी। इसमें और क्या है कि इसके अगर आप कॉर्टेक्स को देखोगे ना, जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है, इसमें कॉर्टेक्स के सेल्स में सेकेंडरी ग्रोथ पॉसिबल होती है। ठीक है, ये चीज़ आपको जस्ट याद रखनी है। नेक्स्ट जब हम इसका एनाटॉमिकली जब हम इसको और भी इसमें सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ेंगे ना, पूरी डेवलपमेंट करेंगे, तो उस दौरान आपको सेकेंडरी ग्रोथ का कंसेप्ट समझना है ध्यान से। अभी के लिए सिर्फ कॉर्टेक्स के सेल्स सेकेंडरी ग्रोथ कर पाते, ये ध्यान में रखना है। अब बस कौन सी चीज़ याद रखनी है कि कौन से सेल्स कौन से एरिया के, जहाँ कौन से लेयर के सेल्स अपने आप को सेकेंडरी ग्रोथ करवा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एपिडर्मिस के सेल्स नहीं ग्रोथ करवा सकते, उनमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी। ये चीज़ आपको पता चल गई। कॉर्टेक्स के पास है कि वो सेकेंडरी ग्रोथ हो सकती है, तो ये ध्यान में रखना है। उसके बाद इसके भी पेरेन्काइमेटस सेल्स से बना हुआ है जो आपका कॉर्टेक्स है। आप देखोगे सारी की सारी जो रूट है ना, वो सारी के सारे पेरेन्काइमेटस सेल्स से बनी हुई है, सिर्फ और सिर्फ कौन से सेल्स को छोड़कर, पेरिसाइकिल के सेल्स थिक वो सेल्स हैं वो कोलेनकाइमा से बने होते हैं, बाकी सारे के सारे पेरेन्काइमेटस से बने हैं। इनमें इंट्रासेलुलर स्पेस होती है, ये स्फेरिकल सेल्स होते हैं। आप देख सकते हो कि तभी तो किसी भी डायरेक्शन को हमने स्फेरिकल बना दिए, तो आप स्फेरिकल सेल्स बनाओगे। यहाँ पे आपने इलोंगेटेड सेल्स बना दिए, अंदरले है ये भी पेरेन्काइमेटस सेल्स, बट इलोंगेटेड होने के कारण कोई इंट्रासेलुलर स्पेस नहीं है, उसके अंदर आपने स्फेरिकल सेल्स बना दिए। स्फेरिकल, जब भी आप कोई स्फीयर ड्रॉ करते हो, ये ध्यान में रखो, स्फीयर ड्रॉ करते हो तो आप स्फीयर को जितना मर्जी पास छोड़ने की कोशिश करो, फिर भी वहाँ पे इंट्रासेलुलर स्पेस आ ही जाती है। तो वो वाली चीज़ की यहाँ पे इंट्रासेलुलर स्पेस प्रेजेंट होएगी और स्फेरिकल सेल्स हैं, इसी फीचर से हमने समझ लिया। उसके बाद आपके पास आ जाता है एंडोडर्मिस। इसके अंदर ये जो सेल्स है एंडोडर्मिस के सेल्स, ये बैरल शेप सेल्स होते हैं। कभी आपने बैरल देखा हो ऐसे, जिसको बैरल शेप सेल्स होते हैं। बैरल होता है जिसमें हम वो जनरली वाटर फिल करते हैं, तो बैरल शेप सेल्स होते हैं। ये भी पेरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं। अब देखो ये बैरल शेप सेल्स है। बैरल शेप कैसे हैं, ऐसे कर ऐसे, और आपने ऐसे ड्रॉ करनी है। ये बैरल शेप सेल है। ड्रॉ साथ साथ में दिमाग में फिट करते जाओ कैसे सेल्स ड्रॉ करनी है। बैरल शेप सेल्स हैं। अब इसमें क्या होता है, ये वाली जो वॉल होती है इसको आप रेडियल वॉल बोलते हो, इसको हम रेडियल वॉल बोलते हैं। और ये वाली जो होती है इसको हम टेंजेंटियल वॉल बोलते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। सबसे बड़े वाली को टेंजेंशियल और छोटे वाले को रेडियल बोलते हैं, इसी वजह से क्योंकि यहाँ पे इन वॉल्स पे सुब्रीन डिपॉजिट हो जाता है। ये भी मटेरियल है जो आप जनरली जब आप सेल वॉल पढ़ते हो तो सुब्रीन आपने पढ़ा होगा, सुब्रीन हो गया, लाइजनिन हो गया। तो यहाँ पे क्या होता है, सुब्रीन डिपॉजिट हो जाता है और उसके कारण यहाँ पे ये वॉल बहुत थिक हो जाती है। जैसे मान लो मैंने ये वाली वॉल पूरी थिक कर दी, तो ये वॉल्स क्या हो जाती है, थिक हो जाती हैं। इसी वजह से
क्या बनाती है, कैस्पेरियन रिंग बनाती है। तो ये एक फीचर आपके माइंड में होना चाहिए कि एंडोडर्मिस के सेल्स पेरेन्काइमेटल सेल्स होते हैं और बैरल शेप होते हैं, उसमें रेडियल और टेंजेंशियल वॉल होती है जिस पे सुब्रीन डिपॉजिट होने के कारण वो क्या बनाते हैं, कैस्पेरियन स्ट्रिप बना देते हैं। उसके बाद देखो पेरिसाइकिल आ गया। अब मैंने आपको बताया कि पेरिसाइकिल ये कैसा है, जिसके थिक वॉल सेल्स हैं, बाकी सभी के थिन वॉल सेल्स हैं। तो यहाँ पे थिक वॉल सेल्स आ गए और ये अब देखोगे मैक्सिमम 1 लेयर होएगी जहाँ 2 लेयर होएगी। कभी भी पेरिसाइकिल आपको मैक्सिमम लेयर वाली नहीं मिलेगी, कुछ लेयर्स होएंगी। यहाँ पे मैंने सिंगल लेयर बनाई है, आप 2 लेयर्स भी बना सकते हो, 3 भी बना सकते हो, बट मैक्सिमम नहीं बनाओगे। लेयर बनाते दौरान कितनी बनेगी वो भी आपके माइंड में होना चाहिए। एंडोडर्मिस की एक ही बनेगी बिकॉज ये बैरल शेप सेल्स हैं और एक ही रिप्रेजेंटेशन में शो करोगे। पेरिसाइकिल के आप 2 लेयर्स बना सकते हो, 3 इससे ज़्यादा नहीं बनाओगे। उसके बाद इसमें भी जो पेरिसाइकिल है इसमें भी सेकेंडरी ग्रोथ हो जाती है। आपको पिछले हमने लेक्चर में पढ़ा था कि पेरिसाइकिल से लेटरल रूट राइज होती हैं, तो आप यहाँ पे वो बात कर दोगे कि लेटरल रूट कहाँ से राइज होती है, पेरिसाइकिल से। सेकेंडरी ग्रोथ पेरिसाइकिल में होती है क्योंकि ये सब जो फीचर्स बन रहे हैं ये सारे काम किसके हैं, सेकेंडरी ग्रोथ के। वेस्कुलर बंडल की फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। पेरिसाइकिल का वेस्कुलर बंडल की फॉर्मेशन में ऐसा पार्टिसिपेट होता है कि जो आपका सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम बनना होता है ना, इसके बिना नहीं बन सकता। जैसे मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ। जैसे देखो ये मेरे पास मतलब एंडोडर्मिस है, ये आप मान लो। इसके अंदर वाली लेयर ये सारी ना इतनी का आप मान लो कि ये आपकी पेरिसाइकिल है, ये वाली लेयर आपकी पेरिसाइकिल है, ठीक है। इसमें सेल्स बना लो, ये आपके पेरिसाइकिल है। क्या होता है कि यहाँ पे आपके क्या होते हैं, जैसे ये मान लो फ्लोएम है, ये जाइलम है, ये फ्लोएम है, ये जाइलम है, ये फ्लोएम है और एक जाइलम। ऐसे कर कर ना पेरिसाइकिल के सेल्स क्या करते हैं, जाइलम के नीचे से होते हैं और फ्लोएम के ऊपर से जाते हैं, फिर जाइलम के नीचे से, फिर तो इसी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे कैम्बियर रिंग वेस्कुलर कैम्बियम बन जाता है। मतलब आप बोलोगे वो वाली कैम्बियम की फॉर्मेशन हो जाती है जिसके कारण आपके पास सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम बन जाता है। तो अभी के लिए जस्ट आपको मैंने ये बताना चाहती हूँ कि पेरिसाइकिल के हेल्प से सेकेंडरी ग्रोथ हो पाती है और वेस्कुलर बंडल की फॉर्मेशन पॉसिबल हो पाती है। पेरिसाइकिल हेल्प करता है इसमें। उसके बाद फ्लोएम और ये जाइलम मैंने आपको पहले बता दिया। फ्लोएम में भी प्रोटोजाइलम बाहर होता है, मेटाजाइलम अंदर होता है। जाइलम में भी प्रोटोजाइलम बाहर, मेटाजाइलम अंदर। प्रोटोजाइलम को आप छोटे सेल से रिप्रेजेंट करते हो, मेटाजाइलम को बड़े सेल से आप रिप्रेजेंट करते हो। ये रिप्रेजेंटेशन आपको पता चल जाएगी, फिर आप समझ पाओगे। अब ये सारे क्या करते हैं, आपके पास वेस्कुलर बंडल की फॉर्मेशन करते हैं। अब वेस्कुलर बंडल क्या होगा, रेडियल। तभी तो मैं आपको तब से बोल रही हूँ, एक जाइलम एक फ्लोएम, फ्लोएम जाइलम, फ्लोएम जाइलम। रेडियल अरेंजमेंट में क्या होता है कि अल्टरनेटिवली सभी प्रेजेंट होते हैं, एक फ्लोएम एक जाइलम, ऐसा अरेंजमेंट होता है। तो ये आपका रेडियल हो गया। एग्जैक्ट कंडीशन मैंने आपको बताया डाइकोट में 2 से 6 तक कंडीशन जा सकती है, जहाँ तो आप इसको 2 में रिप्रेजेंट करोगे या फिर 3। मतलब आप जाइलम 2 बना दो, उसी हिसाब से फ्लोएम भी 2 बन जाएंगे। या फिर 3 जाइलम बना लो, 3 ही फ्लोएम बना लो। 4 जाइलम बना लो, मतलब आप डाइयाक, ट्राइयाक, टेट्राक और पेंटाक और हेक्साक यहाँ तक ले जा सकते हो। बट मोनोकोट में तो आप पोलर आग तक भी ले जा सकते हो, जितने दिल किया बना दो, कोई टेंशन नहीं। कम भी दिल करे तो कम भी बना सकते हो। तो देखो पृथ्वी यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे पृथ्वी प्रेजेंट होगी, बट कंडीशन क्या है, वो स्मॉल होगी। वो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, ये ध्यान में रखियो। ये एब्सेंट भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि आपको यहाँ पे मिले ही मिले। मैंने तो बस आपको ये बताना चाहा है कि यहाँ पे पित्त ये वाले एरिया में होती है, सेंटर वाले को आप पित्त बोलते हो। यहाँ पे मैं चाहती तो रिप्रेजेंट ना भी करती, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि इतना मैं क्लोज इसको बना सकती थी। बट आपको बस ये पता होना चाहिए कि सेंटर में प्रेजेंट होती है, उसको आप पित्त बोलते हो। और ये क्या है, इनमें देखो मैंने यहाँ पे फ्लोएम बनाया, यहाँ पे जाइलम, यहाँ पे फ्लोएम, और इसके बीच में क्या है, मैंने तो यहाँ पे कुछ शो ही नहीं किया
क्या है, ये है कंजक्टिव टिश्यू। इन दोनों को जब जो स्पेस में वेस्कुलर बंडल बना उसकी स्पेस में जो टिश्यू प्रेजेंट होता है उसको कंजक्टिव टिश्यू बोलते हो, जहाँ फिर आप कम्प्लीमेंट्री टिश्यू बोलते हो। ये सारे के सारे नेम एक के ही है। तो क्या क्या बोल सकते हो, कंजक्टिव टिश्यू बोल सकते हो, कम्प्लीमेंट्री टिश्यू बोल सकते हो, एंड कंजक्टिव पेरेन्काइमा बोल सकते हो। एक टर्म जो आपको पता होनी चाहिए कि स्टील क्या होती है। स्टील टर्म वो क्या होता है कि कभी कभी हमारी बुक में एक टर्म ही लिख देते हैं। स्टील का मतलब होता है कि एंडोडर्मिस के अंदर जो भी मटेरियल है ना, सारा कुछ, तो क्या होता है कि वो एक ही टर्म यूज़ कर लेते हैं, तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने तो ये भी पढ़ा था, इसके अंदर पेरिसाइकिल भी पढ़ा था, पित्त भी प्रेजेंट देखी थी, तो यहाँ पे स्टील क्या, मतलब वो बाकी चीज़ें कहाँ पर गई, तो वो गई नहीं है, वो उन्होंने एक टर्म, मतलब एक कलेक्शन के लिए एक टर्म आ गई है, वो स्टील होती है। इसमें सारे के सारे पेरिसाइकिल, आपका वेस्कुलर बंडल आ जाता है, कंजक्टिव टिश्यू और पित्त, सब कुछ जो भी एंडोडर्मिस के अंदर आएगा। पित्त प्रेजेंट भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती, डिपेंड करता है कौन से तरीके का है। तो ये सारा का सारा आपका आ जाता है डाइकोट में। तो जब आप मोनोकोट रूट बनाओगे, आपने क्या करना है, ये वाली कंडीशन को आप कहीं पर भी ले सकते हो, 7, 8, 9, 10 जितना मर्जी बना सकते हो। पित्त को बड़ा बनाना है, मतलब यहाँ वाले सेल्स को इतना इतना तक रखना आप लोग, और इतनी सारी बीच में स्पेस शो कर देना, तो आपका मोनोकोट रूट भी बन जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल चीज़ है, कंपैरिजन से करना। बाकी सब सेल जो पेरेन्काइमेटस है वो पेरेन्काइमेटस ही रहेंगे, जो कोलोनकाइमेटस है वो वैसे के वैसे ही रहेंगे, कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे लॉन्गेटिड सेल्स है, लॉन्गेटिड ड्रॉ करोगे, यहाँ पे स्फेरिकल है, स्फेरिकल बनाओगे, बैरल शेप है तो बैरल शेप ही बनाओगे, एग्जैक्ट कंडीशन है तो वही कंडीशन रखोगे। ये नहीं कि मैंने डाइकोट में एग्जैक्ट कंडीशन रखी है, रेडियल अरेंजमेंट रखा है, तो मैं मोनोकोट में और कुछ कर दूँगी, नहीं, मोनोकोट में भी वही रहेगा। बस जो 3 चीज़ें चेंज करनी है वो मैंने आपको बताई हैं, उसके अलावा कुछ छेड़खानी नहीं करनी इस टॉपिक के साथ, सब कुछ वही रहेगा। ओके, फिर ये वाला आप ध्यान से पढ़ लेना। थैंक यू।